आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कमाल की लोक कथा निकालने वाले हैं ना, जिसे सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। बात है अजमेरगढ़ की, एक ऐसी रियासत जहां इंसाफ की कीमत सोने से भी कहीं ज्यादा हुआ करती थी। राजा विक्रम सिंह का दरबार अपनी सच्चाई और न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब इस परफेक्ट सिस्टम के सामने एक ऐसा शख्स आकर खड़ा हो जाता है जिसने पूरी सल्तनत की नाक में दम कर दिया था। ये कोई आम चोर सिपाही की कहानी नहीं है, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये सफ़र बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब सबसे बड़ा और बड़ा ही लॉजिकल सा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि सोचिए, अगर कोई क्रिमिनल कोई गलती ही ना करे तो उसे पकड़ेंगे कैसे? मतलब लिटरली कोई सुराग नहीं। ये सवाल सिर्फ अजमेरगढ़ के राजा को ही नहीं बल्कि हर दौर के न्याय रक्षकों को परेशान करता रहा है। जब आपकी पूरी सेना, आपकी सारी शारीरिक ताकत एक अकेले इंसान के तेज दिमाग के आगे एकदम बेबस हो जाए, तब क्या रास्ता बचता है? अजमेरगढ़ में ना बिल्कुल यही सिचुएशन बन गई थी। तो चलिए सीधे चलते हैं अजमेरगढ़ की उन गलियों में और जानते हैं कि आखिर ये रहस्यमयी चोर था कौन और उसे पकड़ना नामुमकिन क्यों लग रहा था। इस पूरे कहानी का जो असली बेस है ना, वो इन दो किरदारों के बीच का कंट्रास्ट है। एक तरफ है शहर का सबसे रईस सेठ लालचंद, एकदम कंजूस, लालची, जो गरीबों को कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दबा कर रखता है। और दूसरी तरफ हमारा कालिया उस्ताद। अब कालिया कोई गली मोहल्ले का आम चोर नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट अमीरों को अपना निशाना बनाता था। और मजे की बात यह है कि वो सारा चुराया हुआ पैसा गरीबों में बांट देता था। शहर के गरीब लोग तो उसे किसी रॉबिनहुड से कम नहीं मानते थे। बवाल तब शुरू हुआ जब इसी सेठ लालचंद की सबसे सुरक्षित तिजोरी से बिना कोई ताला तोड़े कालिया ने पूरे 70,000 सोने की मोहरें गायब कर दी। अब इतनी बड़ी चोरी के बाद राजा विक्रम सिंह और उनके बेहद समझदार मंत्री धर्मराज चुप तो बैठने वाले थे नहीं। जब एक हफ्ते तक शहर के सबसे काबिल सिपाही भी कालिया का बाल बांका नहीं कर पाए, तो उन्हें समझ आ गया कि भाई अब कुछ अलग हटकर सोचना पड़ेगा। और यहीं पर मंत्री धर्मराज ने एक गजब का माइंड गेम खेला। उनकी सलाह पर राजा ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगर कालिया में सच में इतनी ही हिम्मत है तो वो शाही खजाने से नीलकंठ हीरा चुरा कर दिखाए। आप समझ रहे हैं? ये कोई आम चुनौती नहीं थी, ये एक बहुत ही ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल ट्रैप था। धर्मराज जानते थे कि कालिया को अपनी चोरी की कला पर बहुत ज्यादा घमंड है। उसके उसी ईगो पर चोट करके उसे खुले मैदान में बाहर निकालने की ये एक शानदार चाल थी। लेकिन कालिया के लिए ये काम आसान बिल्कुल नहीं था। नीलकंठ हीरा कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था, ये राजघराने की सबसे कीमती निशानी थी। जरा इसकी सिक्योरिटी तो देखिए। सबसे सुरक्षित शाही तहखाने के अंदर 5 फुट मोटी पत्थर की दीवारें, छत पर लोहे की भारी भरकम जाली और दिन रात 100 सिपाहियों का कड़ा पहरा। सच कहूं तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसके अंदर जाने का मतलब सीधा सीधा मौत को दावत देना था। पर जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, कालिया पीछे हटने वालों में से था ही नहीं। अगले 5 दिनों तक उसने जो किया वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था। एकदम कैलकुलेटेड ऑपरेशन। पहले दिन उसने भेस बदलकर पूरे महल की रेकी की और एक पुरानी सुरंग का नक्शा ढूंढ निकाला। अगली 3 रातें वो चुपचाप उस सुरंग के अंदर से मलबा साफ करता रहा। चौथी रात वो बिल्कुल हीरे वाले तहखाने के ठीक नीचे पहुंच चुका था। और फिर 5वीं रात उसने एक लोहार से लिया हुआ एक खास तेजाब इस्तेमाल किया। बिना एक भी आवाज किए उसने उस लोहे की मोटी जाली को गला दिया। और अगली सुबह जब तहखाना खुला तो नीलकंठ हीरा गायब था। इस इम्पॉसिबल सी चोरी के बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। कहते हैं ना कि हर परफेक्ट क्रिमिनल की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। कालिया, जो कभी कोई गलती नहीं करता था, आखिर में उसने भी एक जगह मात खा ही ली। असल में मंत्री धर्मराज ह्यूमन साइकोलॉजी के मास्टर थे। उनका साफ कहना था कि कालिया को किसी लालच से नहीं फंसाया जा सकता, उसे उसके दिल की कमजोरी से पकड़ा जाएगा। धर्मराज ने एकदम सही नस पकड़ी थी। उन्हें पता था कि जो इंसान अपनी जान पर खेलकर गरीबों की मदद करता है, उसके अंदर इंसानियत कूट कूट कर भरी है। और कालिया की यही करुणा, उसका यही इमोशनल साइड, उसकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी थी। तो बस इसी इंसानियत का फायदा उठाकर राजा और मंत्री ने एक इमोशनल जाल बिछाया। सबसे पहले पूरे शहर में ये अफवाह फैला दी गई कि कमलाबाई नाम की ये गरीब विधवा है जिसकी छोटी सी बच्ची तेज बुखार से तड़प रही है और वो मरने वाली है। फिर उस विधवा ने सरेआम कालिया से रो रो कर मदद मांगी
और फाइनली सिपाही चुपचाप उस विधवा के घर के पास छुप कर बैठ गए। अब आप देखिए, कालिया इतना स्मार्ट था कि वहां का सन्नाटा देखकर ही वो समझ गया था कि ये एक ट्रैप है। लेकिन उस बच्ची के रोने की आवाज वो कालिया से बर्दाश्त नहीं हुई। उसे पता था वो पकड़ा जा सकता है, फिर भी उसने अपनी जान दांव पर लगाई, छत से नीचे उतरा और खिड़की से सोने की मोहरें अंदर फेंककर वहां से बच निकला। अब सिपाही तो उसे नहीं पकड़ पाए, लेकिन धर्मराज को जो कन्फर्मेशन चाहिए था वो मिल गया। और इसके बाद उन्होंने जो किया वो सच में क्रेजी था। वो एकदम अकेले, बिना किसी हथियार के, शहर के सबसे खतरनाक डेंजर जोन कालागंज पहुंच गए और कालिया को सीधा आमने सामने की बातचीत के लिए बुलाया। वहां जो नेगोशिएशन हुआ ना, वो कमाल का था। धर्मराज ने उसे ऑफर दिया कि राजा विक्रम सिंह उसे पूरी तरह माफ कर देंगे और उसे सीधा शाही खुफिया विभाग में एक बहुत बड़ा पद मिलेगा। कालिया ने भी अपनी शर्तें एकदम क्लियर रखीं। उसे गुलामी से पूरी आज़ादी चाहिए थी और गरीबों की मदद करने पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और बस एक झटके में शहर का सबसे बड़ा मुजरिम बन गया राज्य का अल्टीमेट इनसाइड मैन। तो अब कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। हमारा कालिया अब चोर से अजमेरगढ़ का सबसे तेज तर्रार जासूस बन चुका था और अब बारी थी उसकी असली परीक्षा की। जॉब पर आते ही कालिया ने जो अपनी सफाई मुहिम शुरू की, बाप रे, उसकी स्ट्रीट स्मार्टनेस के आगे सब फेल थे। पहले ही महीने के अंदर उसने राज्य के 3 सबसे बड़े चोरों को अंदर करवा दिया। और याद है वो सेठ लालचंद, उसने बदला लेने के लिए कालिया के पीछे पूरे 5 खतरनाक हत्यारे भेजे थे। कालिया ने अकेले ही उन 5 को धूल चटा दी और लालचंद की पूरी साजिश का ऐसा पर्दाफाश किया कि उस भ्रष्ट सेठ को सीधा उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन जिस इंसिडेंट ने सच में साबित कर दिया कि कालिया धर्मराज के भरोसे के कितने लायक था, वो तो कुछ और ही था। दरबार में एक सहायक मंत्री था, कपटराज। उसे लगा कि वो धर्मराज की कुर्सी हड़प लेगा। उसने क्या किया? उसने धर्मराज की मोहर चुराई और एक देशद्रोह का फर्जी पत्र लिख डाला ताकि धर्मराज को फंसा सके। पर वो ये भूल गया था कि अब उसका सामना कालिया उस्ताद से है। कालिया ने सिर्फ लिखावट की बारीक जांच की, एक गुप्त बैठक पर नजर रखी और उस कपटराज को एकदम रंगे हाथों दबोच लिया। धर्मराज की इज्जत भी बच गई और कालिया का रुतबा भी बढ़ गया। खैर, ये सब तो राज्य के अंदर की बातें थीं, लेकिन जैसा कि हर ब्लॉकबस्टर कहानी में होता है, असली और सबसे बड़ा खतरा तो अभी आना बाकी था। एक ऐसा खतरा जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। अजमेरगढ़ अंदर से भले ही एकदम सेफ हो गया था, लेकिन तभी पड़ोसी राज्य मालवगढ़ के राजा दुर्योधन सिंह ने धावा बोल दिया। और सेना भी कैसी, अजमेरगढ़ की सेना से बिल्कुल दोगुनी। उसने साफ कह दिया कि या तो पूरी तरह से सरेंडर कर दो या फिर खत्म होने के लिए तैयार रहो। अब ये तो साफ था कि अगर सीधी जंग हुई तो अजमेरगढ़ का हारना तय है। अब वक्त हथियारों का नहीं बल्कि दिमाग दौड़ाने का था। और यहीं पर कालिया ने एक बार फिर कमान अपने हाथों में ली। उसने ये साबित कर दिया कि सही जगह पर रखा हुआ दिमाग एक नंगी तलवार से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। उसका अंडरकवर प्लान बहुत ही सॉलिड था। सबसे पहले वो एक साधु का भेष बनाकर सीधा मालवगढ़ पहुंच गया ताकि दुश्मन की सेना की ताकत का अंदाजा लगा सके। वहां उसने एक बहुत ही काम की चीज नोटिस की। उसने देखा कि दुश्मन की सेना को खाने पीने और हथियारों की जो सप्लाई आ रही है वो सिर्फ एक ही जगह से आ रही है, किलना नगर से। बस फिर क्या था, अगला ही कदम, वो व्यापारी का वेश बनाकर सीधा किलना नगर के राजा बलराज के दरबार में पहुंच गया। कालिया ने राजा बलराज के सामने जाकर बिना किसी लाग लपेट के सीधा बम फोड़ दिया। उसने कहा, महाराज, दुर्योधन आपको बेवकूफ बना रहा है। उसे सिर्फ अजमेरगढ़ नहीं चाहिए। जैसे ही वो अजमेरगढ़ जीतेगा, उसका अगला निशाना आपका ये किला नगर ही होगा। कालिया ने इतनी कन्विक्शन के साथ बात की कि राजा बलराज को अपने खुद के जासूस भेजने पड़े। और जैसे ही बलराज को दुर्योधन के इस खतरनाक धोखे की सच्चाई पता चली, समझिए पूरा का पूरा गेम ही पलट गया। कालिया की इस एक छोटी सी खुफिया चाल का जो रिजल्ट निकला ना, वो सच में अनबिलीवेबल था। किला नगर ने तुरंत दुर्योधन की सेना को जाने वाली सारी फूड सप्लाई और हथियारों की खेप रोक दी। अब सोचिए, मालवगढ़ की इतनी बड़ी सेना बिना खाने के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही पूरी तरह से टूट गई, भूखी और पस्त हो गई। उसके बाद तो राजा विक्रम सिंह की छोटी सी सेना के लिए उन थके हारे दुश्मनों को हराना बच्चों का खेल था। नतीजा ये हुआ कि दुर्योधन को ना सिर्फ घुटने टेकने पड़े, बल्कि अपना आधा राज्य भी बलराज को सौंपना पड़ा। लिटरली बिना खून का एक भी कतरा बहाए इतनी बड़ी जंग जीत ली गई।
तो अगर हम इस पूरी कहानी को ध्यान से देखें तो इसका मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। असली ताकत इस बात में नहीं है कि आपकी तलवार कितनी तेज है या आपकी सेना कितनी बड़ी है। असली ताकत तो आपकी बुद्धि और आपके अंदर की करुणा में होती है। कालिया और धर्मराज की ये जो जोड़ी है ना, ये हमें सिखाती है कि चाहे सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना खड़ी हो, लालच, ईगो और क्रूरता हमेशा हारते हैं। जो चीज़ हमेशा काम आती है वो है आपकी सॉलिड स्ट्रैटेजी, आपका तेज दिमाग और सबसे बढ़कर आपकी इंसानियत। तो जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। ज़रा सोचिएगा, आज के हमारे इस मॉडर्न टाइम में ऐसी कौन सी बड़ी मुश्किलें या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिन्हें अगर हम अग्रेशन या ताकत के बजाय बुद्धि और सहानुभूति से सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकती हैं? क्या हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कालिया और धर्माराज की इस विजडम का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सच में एक ऐसा थॉट है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसे ही शानदार और डीप एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए।